सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट आप मिस ना करें। हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी है सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल, वहाँ पे आप जुड़ जाइए। यूपीएससी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट हम अक्सर वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल पीसीएस विद नीलेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमारी वेबसाइट www.nilesair442.com पे विजिट कर लें। वहाँ पे आपको यूपीएससी एंड इवन स्टेट पीएससी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट मिल जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हमारी पॉलिटी की जो वन लाइनर सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू करेंगे। हमने इससे पहले चैप्टर 19 पढ़ा था जिसमें हमने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के जितनी भी पीवाईक्यूज स्टेट पीसीएस एज वेल एज यूपीएससी में आए हुए हैं सारे कवर किए थे। ठीक है, तो आज हम उससे आगे बढ़ते हुए चैप्टर नंबर 20 को, 21 को और 22 को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट कमिटीज़, इनसे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं स्टेट पीसीएस के एज वेल एज यूपीएससी के, सबको कवर कर लेंगे। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। यदि ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इसको शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ करेक्ट अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर इज़ द रियल हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसकी हमने पहले भी बात करी है। अब इसको हम क्या कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर रियल हेड है। रियल हेड है मतलब डी फैक्टो है। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। हमने बात करी थी कि एक हेड ऑफ द स्टेट होता है, एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। तो पीएम को हम कहते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट को हम कहते हैं हेड ऑफ द स्टेट। सिंपल है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द अपॉइंटमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आर्टिकल 75। ठीक है, तो ये आपको फैक्ट है, एक याद रखना है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्री परिषद की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू द हाउस ऑफ द पीपल अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन एज पर आर्टिकल 75 क्लॉज 3। अब ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मीनिंग होता है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द हाउस ऑफ द पीपल का मतलब ये होगा कि यदि पीएम ने इस्तीफा दे दिया तो फिर क्या होगा? जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनमें से कोई भी मिनिस्टर नहीं रहेगा। दे मे बी एमपी, वो एमपी रह सकते हैं लेकिन मिनिस्टर नहीं रहेंगे। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का होता है सिंक और स्विम टुगेदर। ठीक है, स्विम और सिंक टुगेदर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। आर्टिकल 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन द ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रख लो कि जो संविधान का अनुच्छेद 78 है वो प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का क्या करता है? निर्धारण करता है। विद रेफरेंस टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस द करेक्ट स्टेटमेंट इज इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1977। ठीक है, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको आप याद रख सकते हो। मेंस के लिए आपको प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एज अ सेपरेट टॉपिक याद करना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, हु एक्सरसाइजेज द एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर अंडर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? पीएम, पता है हमको। द करेक्ट स्टेटमेंट इज द प्रेसिडेंट शेल मेक्स रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शंस ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द एलोकेशन अमंग मिनिस्टर्स ऑफ द सेड बिजनेस। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति भारत सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए और उक्त व्यवसाय के मंत्रियों के बीच आवंटन के लिए नियम बनाएगा। कौन बनाएगा नियम? राष्ट्रपति। किस लिए बनाएगा? सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए, यानी कि सरकार के जो काम चल रहे हैं, जितने भी कार्य चल रहे हैं, उनके सुविधाजनक संचालन के लिए राष्ट्रपति नियम बनाएगा। ठीक है, if the prime minister of India belongs to the upper house of parliament, he will not be able to vote in his favor in event of a no confidence motion. Simple, क्योंकि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है यानी कि अविश्वास प्रस्ताव होता है वो सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो हम क्या कहेंगे? दे आर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। तो जो लोग एमपी हैं, ठीक है, किसके? लोकसभा के, उन्हीं लोगों को वोट डालने का अधिकार होगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन के पक्ष में या उसके अगेंस्ट। अब चूंकि जो प्राइम मिनिस्टर है वो राज्यसभा से है, वो लोकसभा का एमपी नहीं है, तो जब नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए वोटिंग हो रही होगी तब वो अपना मत यानी कि वोट का प्रयोग नहीं कर पाएगा। ठीक है,
हु इज़ द प्रेसिडेंट टू द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यानी कि जो CSIR है उसका प्रेसिडेंट कौन होता है? वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। हु इज़ द हेड ऑफ द नेशनल डिफेंस कमिटी, वो भी PM होते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? 25 वर्ष। ठीक है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह वॉज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम आसाम। ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ही हैज़ फुल डिस्क्रिशन इन चॉइस ऑफ पर्सन्स हु आर टू सर्व एज मिनिस्टर्स इन हिज कैबिनेट। बिल्कुल सिंपल है कि प्राइम मिनिस्टर का ये अपना विवेकाधिकार है कि उसके जो मंत्रिमंडल है उसमें कौन कौन मंत्री बनेगा। अ सेंट्रल मिनिस्टर इज नॉट द मेंबर ऑफ एनी हाउस कैन रिमेन इन द ऑफिस फॉर, ये 6 मंथ होगा। ठीक है। यानी कि एक वो व्यक्ति मंत्री बना रह सकता है जो MP भी नहीं है 6 महीने के लिए। ठीक है। इसका हमने पहले भी जिक्र किया था, यदि आपको याद हो तो, जब हमने पिछले वीडियोस में को वारंटो का जिक्र किया था। को वारंटो, तो उस को वारंटो में हमने ये बात करी थी कि किस तरीके से जो जयललिता जी हैं उनको, मतलब वो MP नहीं, मतलब MLA नहीं बनी थी, उसके बावजूद भी वो CM बन गई। इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं, हम उद्धव ठाकरे जी का भी उदाहरण ले सकते हैं कि उद्धव ठाकरे जो हैं वो कैसे बने थे? वो भी नॉमिनेशन के माध्यम से CM बने थे, और नॉमिनेशन भी कहाँ हुआ था? लेजिस्लेटिव काउंसिल में हुआ था। ठीक है। उसके जरिए वो CM बने थे। ठीक है। सो विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग पार्लियामेंट ऑफ इंडिया? द मेंबरशिप ऑफ कैबिनेट इज रिस्ट्रिक्टेड टू दी लोअर हाउस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। देखो, हमारे यहाँ पे अभी भी निर्मला सीतारमण जी हैं, तो निर्मला सीतारमण जो हैं वो तो राज्यसभा से हैं, है ना, और राज्यसभा से होते हुए भी वो क्या हैं? फाइनेंस मिनिस्टर हैं। यानी कि शी इज इन द कैबिनेट ऑफ द गवर्नमेंट इवन व्हेन शी इज नॉट द मेंबर ऑफ लोकसभा। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति लोअर हाउस से भी हो सकता है, अपर हाउस से भी हो सकता है, और उसका मंत्री बनने के लिए या कैबिनेट में शामिल होने के लिए लोकसभा से होना आवश्यक नहीं है। इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसमें आप जरूर करेक्ट कर लेना कि ये 6 मंथ होगा, 16 नहीं होगा। ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल टू होम? लोकसभा। विच इज नॉट अ करेक्ट सिचुएशन अराइजिंग आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? प्रेसिडेंट रूल विल बी इम्पोज्ड। ठीक है। तो अगर ये करेक्ट सिचुएशन नहीं है अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने इस्तीफा दे दिया है कि राष्ट्रपति शासन तुरंत ही लग जाएगा। ठीक है। करेक्ट स्टेटमेंट इज यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल ठीक बात है। केंद्रीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद धारण करते हैं या करेंगे। द प्रेसिडेंट शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन। प्रधानमंत्री कानून के प्रस्तावों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करेंगे। सिंपल है। विच इज़ नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट फॉलोड एज अ कन्वेंशन। मतलब ये वो चीज़ है जो स्पष्ट रूप से भारत के संविधान में लिखी नहीं है, लेकिन एक परंपरा के रूप में इसका पालन किया जाता है। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू रिजाइन इफ ही लूजेज द मेजोरिटी इन दी लोअर हाउस। ठीक है। यदि उसने अपनी बहुमत को खो दिया है निचले सदन में यानी कि लोकसभा में, तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। विच मोशन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन इंडिया कैन मूव? कॉन्फिडेंस मोशन। वे विश्वास प्रस्ताव लेकर आ सकते हैं। ठीक है। तो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। आफ्टर रिजाइनिंग हुज परमिशन डज अ मिनिस्टर रिक्वायर टू गिव अ स्टेटमेंट इन लोकसभा? अगर एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है तो इस्तीफा देने के बाद लोकसभा में बयान देने के लिए मंत्री को किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? लोकसभा अध्यक्ष की, क्योंकि लोकसभा का जो स्पीकर है वही तो सब कुछ देखता है कि कौन लोकसभा में किस समय बोल सकता है। ठीक है। द नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर्स रिक्वायर्ड टू टेबल अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज 50। सिंपल है ये भी। तो कम से कम 50 लोग ऐसे होने चाहिए जो इस बात के समर्थन में हो कि अविश्वास प्रस्ताव को पेश किया जाए। यदि मान लेते हैं हम 49 MPs ऐसे हैं जो ये कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन दी लोकसभा, तो क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस होगा? नहीं होगा। 51 कहते हैं तो हो जाएगा, 101 कहते हैं तो हो जाएगा,
48 कहते हैं तो नहीं होगा, ठीक है। सो व्हाट इज ट्रू अबाउट नो कॉन्फिडेंस मोशन इन इंडिया? देयर इज नो मेंशन ऑफ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बात बिल्कुल ठीक है, भारत के संविधान में कहीं भी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा, यह कथन भी बिल्कुल सही है। हु विल डिसाइड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? प्रेसिडेंट एंड गवर्नर एंड यूनियन पार्लियामेंट। ये मिलकर तय करेंगे कि लाभ का पद क्या है। इन इंडियन पॉलिटी द एग्जीक्यूटिव इज सबॉर्डिनेट टू लेजिस्लेचर। ठीक है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो एमपीज हैं, जो लेजिस्लेचर हैं, वही क्या करते हैं, वही ये तय करेंगे कि जो मिनिस्टर है वो मिनिस्टर बना रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर इन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया तो मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है। हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? आर के शानमुखम चिट्टी। और इन्होंने सर्व किया था एज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इन जवाहरलाल नेहरूज कैबिनेट। हु वाज द लॉ मिनिस्टर इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया? बी आर अम्बेडकर। ठीक है। विच टर्म्स डज नॉट अपीयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो भारत के संविधान में कहीं पे भी बजट वर्ड नहीं है। भारत के संविधान में जो शब्द है उसका नाम है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। हु वाज द 12th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? एच डी देवगौड़ा। ठीक है। मैच्ड प्राइम मिनिस्टर्स विद देयर टेन्योर। तो वीपी सिंह जो हैं ये 1989 से 1990 तक प्रधानमंत्री रहे थे। इन्हीं के टाइम पर मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशंस थी उनको क्या किया गया था? इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है। चंद्रशेखर 1990 से 1991 तक हमारे पीएम रहे। एच डी देवगौड़ा 96 से 1907 तक रहे। आई के गुजराल जो हैं वो 1997 से 1998 तक रहे। अब आई के गुजराल के गुजराल डॉक्ट्रिन भी बड़ी फेमस है ना। तो गुजराल डॉक्ट्रिन किस बारे में कहती है? आईआर में पढ़ते हैं हम। अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं वो 5 साल तक देश के प्रधानमंत्री रह पाए थे, 1999 से 2004 तक। फिर है विच पीएम हेल्ड द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोर देन वंस? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गुलजारीलाल नंदा, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। अब इसमें हम एक पीएम को और जोड़ सकते हैं, वो हो जाएंगे आपके नरेंद्र मोदी। ठीक है। विच प्राइम मिनिस्टर डाइड आउटसाइड इंडिया? लाल बहादुर शास्त्री। कहाँ पे मृत्यु हुई थी इनकी? ताशकंद में हुई थी। इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है ना, ताशकंद फाइल्स। हु वाज नॉट अ चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट बिफोर होल्डिंग द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर? चंद्रशेखर। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर और वो किन किन राज्यों से थे। तो अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव की, तो फिर वो कहाँ से थे? वो अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश से थे। मोरारजी देसाई जो हैं ये सूरत गुजरात से थे। एच डी देवगौड़ा ये कर्नाटका से थे। चरण सिंह ये अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश से थे। और नरेंद्र मोदी गुजरात से हैं। ठीक है। विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नेवर अटेंडेड द पार्लियामेंट ड्यूरिंग हिज टेन्योर? चौधरी चरण सिंह। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कभी संसद में भाग नहीं लिया। द वर्ड मंत्रिमंडल इज मेंशन्ड ओनली वंस इन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 352 में इसका जिक्र हमें देखने को मिलता है। ठीक है। यहाँ पे धारा नहीं होगा, यहाँ होगा अनुच्छेद। ठीक है। आर्टिकल को हम अनुच्छेद कहते हैं और किसी एक्ट में जो सेक्शन होता है उसको हम धारा कहते हैं। ठीक है। हु हैव बीन द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? वीपी सिंह भी रहे हैं, आर वेंकट रमन भी रहे हैं, वाई बी चवन भी रहे हैं और प्रणब मुखर्जी भी रहे हैं। द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन was announced as new economic policy by which Prime Minister P.V. Narasimha Rao? Which statement is not true for Dr. Manmohan Singh, former chairman of Finance Commission? मनमोहन सिंह कभी भी फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन नहीं रहे। ठीक है। मनमोहन सिंह क्या थे? मनमोहन सिंह की यदि हम बात करते हैं तो वो हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। Ministers make policy and civil servants
adhere to that policy. ठीक है. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कैबिनेट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं, लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है वो पहले का एक्सप्लेनेशन नहीं है. मिनिस्टर्स हमारे देश में नीतियां बनाते हैं और सिविल सर्वेंट्स को उन नीतियों का पालन करना होता है. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैबिनेट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पे काम करता है. तो कैबिनेट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, हमने पहले भी बात की थी. स्विम और सिंक टुगेदर. ठीक है. फिर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन ऑफ इंडिया इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल बोथ टू लोकसभा एंड राज्यसभा. अब ये इसमें लिखा है कि वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं. लोकसभा में ही नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है. द मेंबर्स ऑफ बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा आर एलिजिबल टू बी मेंबर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट. यह स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि भाई कोई राज्यसभा से एमपी है, कोई लोकसभा से एमपी है, दोनों के दोनों मंत्री बन सकते हैं. ठीक है. जैसे कि अगर हम बात करें, निर्मला सीतारमण जी एमपी हैं फ्रॉम राज्यसभा एंड शी इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री. ठीक है. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो. असर्शन डिस्क्राइबिंग अ पर्सन एज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इज अ पॉलिटिकल डिसीजन. बिल्कुल ठीक बात है. किसी व्यक्ति को जब डिप्टी पीएम बनाया जाता है तो वो एक राजनीतिक निर्णय ही होता है. इट डज नॉट कन्फर ऑन हिम एनी पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. यह बात भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. ठीक है. तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन द पीएम. ये बात बिल्कुल ठीक हम कह सकते हैं, लेकिन टेक्निकली अगर हम बात करेंगे तो एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन ऑफ इंडिया की प्रेसिडेंट में होती है. ठीक है. इसलिए हमें ध्यान रखना है कि एकदम से जब हम इमोशन में बहेंगे तो क्या कह देंगे कि हाँ भाई बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन वो प्रेसिडेंट में होती है नाम के लिए, वास्तव में पीएम में होती है. तो एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है तो हमें प्रेसिडेंट ही याद रखना है. द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विसेज बोर्ड. पीएम नहीं होता, प्रेसिडेंट होता है. ठीक है. विद रेफरेंस टू यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. करेक्ट स्टेटमेंट. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट ऑल कैबिनेट मिनिस्टर शैल बी कंपल्सरीली द सिटिंग मेंबर्स ऑफ लोकसभा ओनली. बिल्कुल गलत है. ऊपर भी हम पढ़ के आए हैं कि भाई कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो कोई भी हो सकता है. हमने उदाहरण भी लिया है निर्मला सीतारमण जी का कि वो कहाँ से थी, वो तो लोकसभा से बनी थी. ठीक है. द यूनियन कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ऑपरेट्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स. यह स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा. ठीक है. द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स एट द सेंटर ऑन 15 अगस्त 1947 वाज 18. याद कर सकते हो आप. विच ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड विद इंडिया? व्हाइट पेपर. विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट shall be so exercised as not to impede or prejudice the exercise of executive power of the union. इसमें क्या है कि किसी भी राज्य को अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स का इस तरीके से प्रयोग करना चाहिए कि वो जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन है उसमें एक बाधा ना बने. ऐसा आर्टिकल नंबर 257 में लिखा हुआ है. ये आपको स्टेटमेंट याद कर लेना है. ठीक है. रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनियन कैबिनेट इज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ गोपाल स्वामी अयंगर. यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो पुनर्गठन हुआ था वो किसकी रिपोर्ट पर आधारित है? वो गोपाल स्वामी अयंगर की रिपोर्ट पर आधारित है. ठीक है. विच आर द फंक्शंस ऑफ कैबिनेट सेक्रेटेरिएट? प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा फॉर कैबिनेट मीटिंग. तो कैबिनेट सचिवालय क्या करेगा? वो कैबिनेट बैठकों के लिए एक एजेंडा तैयार करेगा कि भाई इस बैठक में किन बातों के ऊपर, किन विषयों के ऊपर चर्चा होगी. सेक्रेटेरियल असिस्टेंस टू कैबिनेट कमिटीज़. और जो कैबिनेट की समितियां हैं उनको सचिवालयी सहायता वो देगा. हु गिव द स्लोगन? जय जवान जय किसान. बहुत ही फेमस है ये तो, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था ये. अब आता है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट आर एक्सरसाइज टू इंश्योर द कंप्लाइंस ऑफ द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट एंड द लॉज अप्लाइड इन द स्टेट. बिल्कुल ठीक बात है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन गिव नेसेसरी डायरेक्शन टू द स्टेट्स बाय यूजिंग इट्स एग्जीक्यूटिव पावर्स. यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है. तो अब इसको हम कैसे देखेंगे? बिकॉज लगा के देख लो. क्या है? एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट की एक्सरसाइज की जाती है टू इंश्योर कंप्लाइंस ऑफ द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट. मतलब जो राज्य है उसकी जो कार्यकारी शक्तियां हैं उनका प्रयोग इस तरीके से किया जाएगा कि वो ये सुनिश्चित करें कि पार्लियामेंट के जो कानून हैं कि जो उनका वो क्या करेंगे? पालन करेंगे. क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो नेसेसरी डायरेक्शंस यानी कि आवश्यक निर्देश दे सकती है राज्यों को. सिंपल है. प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट. बिल्कुल ठीक बात है.
प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये भी ठीक है। प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट नीड्स नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यह स्टेटमेंट भी ठीक है कि पार्लियामेंट को पीएम को जो व्यक्ति है उसको पीएम बनते हुए पार्लियामेंट का मेंबर होना आवश्यक नहीं है। वो क्या कर सकता है, 6 महीने के अंदर अंदर उसको एमपी बनना पड़ेगा। वो लोकसभा से भी हो सकता है या राज्यसभा से भी हो सकता है, ठीक है। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ नो फर्स्ट यूज वॉज अडॉप्टेड? अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर ही हमने नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी, पहले प्रयोग नहीं के मूल सिद्धांत को अपनाया था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो हमारा प्राइम मिनिस्टर वाला टॉपिक था उसको कवर कर लिया है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम चैप्टर 23, चैप्टर नंबर 24 और चैप्टर नंबर 25 को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है।